माँ जब तक कहा करती, हमारे तो कर्म ही फूट गए हैं। हम सारी बातों का क्रम जोड़ लेते। माँ ने पिताजी से शाम और अगले दिन सुबह के लिए सब्जियां या बाजार से कुछ और लाने को कहा होगा। पिताजी ने कहा होगा, हाँ हाँ, झोला और पैसे दे दो। माँ ने पैसे और झोला उनके पास रख दिए होंगे, पर पिताजी उठे नहीं होंगे। फिर माँ ने कहा होगा, अरे पैसे और झोला रख दिए हैं। हाँ हाँ, उठ रहा हूं, ये खबर पढ़ लूं। पिताजी ने कहा होगा, अरे मेरी अंगीठी की आंच बेकार जा रही है, ये खबर फिर पढ़ लेना। माँ के स्वर में हल्की चिड़चिड़ाहट रही होगी। पिताजी ने सुझाया होगा, अरे तो रोटियां सेक लो ना, आंच क्यों बर्बाद कर रही हो। लेकिन रोटियां भी सिक गई होंगी। तब पिताजी ने अखबार से अपना ध्यान हटाए बिना कहा होगा, अरे रोटियां भी सिक गईं। अच्छा तो कोई अचार या चटनी नहीं है, उसी से खा लेंगे। तुम तो खा लोगे, पर मल्लू और गुल्लू, सवेरे ही स्कूल जाना होता है उन्हें, कोई मक्खन और दूध नहीं मिलता उन्हें। सब्जी होगी तो दो दो रोटियां खाकर स्कूल चले जाएंगे और उसी पर 2 बजे तक रहेंगे। तो उन्हीं में से किसी से मंगवा लो ना। ये नहीं हो सकता। माँ कहती, यही तो नहीं है बाजार, कितना खतरनाक है। रिक्शों, तांगों और मोटरों की भरमार रहती है। फिर मोहल्ले के शैतान छोकरे बात बेबात पर झगड़ा लड़ाई करते हैं। तुम्हें नहीं जाना, तुम मुझसे ही क्यों नहीं कह देते। मैं ही तुम्हारे रहते सब जगह आऊं जाऊंगी। हे भगवान, मेरे तो। ओह अच्छा, पिताजी कहते। वो अखबार अच्छी तरह तहा कर रख देते, फिर झोला और पैसे उठाकर बाजार चले जाते। ये करीब करीब रोज का क्रम था। काम से आते हुए वो कभी कभी अपने साथ कोई किताब भी ले आते। वो कबाड़ी के यहाँ से खरीदी पुरानी किताबें होती, किसी की जिल्द न रहती, किसी के पन्ने एक दूसरे से अलग रहते। घर में कमरे के जिस कोने में उनकी चारपाई रहती, उसी पर करवट लेकर काफी देर तक वो उन किताबों के पन्ने सहेजते संभालते रहते। फिर उन्हें पढ़ने लग जाते। उसी समय बार बार माँ उनसे बाजार जाने की जिद करने लगती। एक बार ये क्रम बदल गया। उस साल सर्दियां बहुत जल्द शुरू हो गई थी और सालों पुरानी रजाइयों को उधेड़ कर उनकी खोलियां धुला लेने और रुई को दोबारा धुनवा लेने के लिए काफी मौका मिल जाता था। पर उस बार नहीं मिला। हमें पुरानी रजाइयां ही ओढ़नी पड़ी। उनकी रुई ढीली पड़कर इधर उधर खिसक गई थी, पर अब उन्हें ठीक कराने का मौका न था। मेरा कोट छोटा हो गया था, मेरे स्वेटर की ऊन भी उधड़ रही थी। एक पुरानी कमीज पहनकर मैं स्वेटर पहन लेता, फिर ऊपर से एक कमीज और। उस दिन सर्दी जरा ज्यादा थी। पिताजी के सामने मैंने चाय रखी तो मेरे दांत किटकिटा रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम अपना कोट क्यों नहीं पहनते। मेरे तो छोटा हो गया, मल्लू को आ गया है, मुझे नया कोट ले दीजिए। छोटा हो गया है, जरा भी पहनने लायक नहीं है। मैंने मल्लू से कोट लेकर पहन कर दिखा दिया। बाह कलाइयों के 4 अंगुल ऊपर तक चढ़ाई और बटन बहुत मुश्किल से बंद हुए। तू बड़ा हो रहा है, मेरी पीठ थपथपाते हुए क्षण भर को वो मेरी ओर देखते रहे। उनके होठों के कोरों में दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मैंने उन्हें हंसते कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें तक जैसे हंस रही थीं, लेकिन सिर्फ क्षण भर को। अगले ही क्षण फिर उदास हो गए। आंखों में हमेशा बनी रहने वाली किसी पीड़ा की उदासी जैसे फिर छा गई। उस दिन न उन्होंने अखबार पढ़ा और न अपनी किताबें ही संभाली। किताब और अखबार चारपाई के सिरहाने दीवार में बनी अलमारी में रख दिए और हथेलियों पर गर्दन टिकाए बहुत देर तक छत की ओर देखते रहे। माँ ने सब्जी लाने के लिए कहा तो उन्होंने जरा भी प्रतिवाद नहीं किया। चुपचाप झोला उठाया और बाजार चले गए। उसके बाद वे कई दिनों तक
न कोई अखबार लाए और न कबाड़ी के यहाँ से कोई किताब। हमें कई हफ्तों बाद पता चला। उस दिन दोपहर को हम स्कूल से लौटे तो पिताजी खिड़की के पास एक स्टूल खींच कर बैठे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक बार हमारी ओर देखा और फिर अपनी नज़रें किताब में गड़ा ली, जैसे अब नज़रें वहीं स्थिर हो जाएंगी। हमारे लिए दिन की रोटियां रखी रहती थीं, उस दिन नहीं मिली। शाम को माँ ने और दिनों की तरह सौदा लाने के लिए पिताजी से बाजार जाने को भी नहीं कहा और रात को नमक और पानी के साथ हमारे आगे 2-2 रोटियां रखकर रोने लगी। रोते रोते ही उन्होंने बताया, पिताजी की नौकरी 2 महीने पहले ही छूट गई थी। फिर हमने सारा क्रम जोड़ लिया। पिताजी रोज काम की तलाश में निकलते थे। हमारे स्कूल जाने के पहले ही वो निकल जाते और काफी शाम ढलते लौटते थे। बहुत थके हुए वो घर में दाखिल होते और निढाल हो हथेलियों में सर थामे अपनी चारपाई पर देर तक बैठे रहते। कमरे में दूसरी ओर बैठकर हम पढ़ा करते। हम ये दिखाने की कोशिश करते कि हमें कुछ पता नहीं। माँ पिताजी के सामने स्टूल खींचकर उसी पर कुछ खाने की चीजें रख देती। हम देखते कि खाने की चीजें रोज कम से कम होती जा रही थी। हमें डर लगता था कि ऐसा ना हो कि एक दिन उनके सामने जो थाली रखी जाए उसमें कुछ रहे ही ना। पिताजी एक रोटी खा लेते, फिर कहते भूख नहीं है। फिर हम भी यही करने लगे थे। थोड़ा सा कुछ खाकर हम खूब ढेर सारा पानी पी लेते और फिर कह देते भूख नहीं है। पहले ये बहाना था, बाद में आदत बन गई। हमें सचमुच भूख कम लगती थी। माँ बहुत डरी डरी सी रहने लगी थी। उनका डरा डरा सा व्यवहार बहुत अजीब लगता। अब वो किसी बात पर भी जोर न देती, पिताजी को पढ़ने के लिए भी न कोसती। लेकिन पिताजी ने अब पढ़ना बंद कर दिया था। वो लेट कर कुछ पढ़ने की कोशिश जरूर करते, लेकिन बहुत जल्द ही उसे बंद कर रख देते, फिर लालटेन बुझाकर सो जाते। उनकी बदली हुई आदतों को देखकर माँ जैसे और भी सहम जाती। एक दिन पिताजी के साथ एक आदमी आया। हम उसे जानते थे। चौराहे पर उसकी रद्दी सामानों की दुकान थी। माँ घर भर में घूम घूम कर सामान लाती और कमरे के बीच में रखती जाती। सबसे आखिर में वो अपनी सिलाई मशीन ले आई। हमें लगा कि उसे रखते रखते शायद वो खुद गिर पड़ेंगी। उस आदमी ने उनके हाथ से मशीन संभाल ली, लेकिन हमारा भय निर्मूल था। सावधानी से मशीन रखकर आंचल से अपने हाथ पोंछती हुई बहुत बारीकी से वो हर चीज का भाव ताव करने लगी। उस दिन बहुत दिन बाद माँ ने उनसे बाजार जाने की जिद की। हम में से किसी ने उस दिन भूख न लगने की शिकायत नहीं की, लेकिन ज्यादा दिन तक ये नहीं चल सका। माँ ने पिताजी से कहा, क्यों ना मैं ही कोई काम तलाशूं? तुम? पिताजी ने कहा, तुम कौन सा काम करोगी? मुझे क्या पता, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूं। मैं तो कहता हूं तुम इसका ख्याल ही छोड़ दो। 2-4 दिन की मुश्किल है, कट जाएगी। 2-4 दिन बहुत जल्द बीत गए। मुश्किलें बरकरार रहीं। माँ ने फिर पिताजी से अपने सिलसिले में कोई बात नहीं की। हाँ, एक दिन वो मोहल्ले की 2-3 औरतों के साथ कहीं गई थी। आईं तो अपने साथ बहुत सा कपड़ा ले आईं, फिर तुरंत ही उन्हें काटने बैठ गईं। शाम तक उन्होंने कई ब्लाउज और पेटीकोट काट डाले और उन पर हाथ से कच्ची सिलाई भी कर दी। पिताजी रोज की तरह शाम को आए तो उन्होंने भी देखा ये सब। ताज्जुब में पड़कर उन्होंने जैसे कुछ कहना चाहा, फिर चुप रहे। माँ हर तीसरे चौथे दिन जाती। वो कपड़े लाती, काटती, उन पर कच्ची सिलाई करती। फिर उनके साथ ही बाजार जाने वाली एक औरत उन पर बखिया कर लेती और वे उन्हें दुकानदार के यहाँ पहुंचा आती। लेकिन वो हर रोज कपड़े ना ला पाती। कभी काम न मिलता तो कभी खाली हाथ ही वापस आना पड़ता। पिताजी का पढ़ना फिर बंद हो गया था। एक दिन वो लौटे तो उनके साथ एक अजनबी आदमी था। उसे बैठाकर पिताजी अपनी किताबों की अलमारी के पास गए
और एक एक कर अलमारी से किताबें निकाल निकाल कर जमीन पर फैलाने लगे। वो आदमी रद्दी किताबें बेचने वाला था। वो हर एक किताब गौर से देखता और किताब की हालत के मुताबिक उन्हें अलग अलग ढेरियों में रखता जाता। सारी किताबों की ढेरियां लग गईं तो वो कुछ देर तक दाम का हिसाब लगाता रहा। आखिरकार हिसाब लगा चुका तो कहा, सारी 20 रुपए की होंगी बाबूजी। माँ अब तक सहमी हुई सी ये सब देख रही थी। 20 रुपए का नाम सुना तो पिताजी के जवाब देने से पहले खुद ही आगे बढ़ाई और कहा, तुम रहने दो, किताबें हमें नहीं बेचनी है। किताब वाला उलझन में पड़कर पिताजी को देखने लगा। पिताजी ने कहा, नहीं भाई, उनकी बातों का ख्याल ना करो। हाँ, दाम तुम कम जरूर दे रहे हो। नहीं नहीं, माँ बोली, 100 रुपए भी दें तो भी किताबें नहीं बेचनी है। आखिर क्या करना है इनका? इन्हें पढ़ चुका हूं, इन्हें बेचकर दूसरी किताबें ले आऊंगा। आखिर 25 रुपए में सौदा हो गया और किताब वाला किताबों की ढेरियां बांधकर चला गया तो पिताजी ने वो रुपए माँ की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम नाहक परेशान होती हो, अभी हमारा समय खराब है। तुम तो कह रहे थे कि दूसरी किताबें खरीदने के लिए इन्हें बेच रहा हूं। तुम्हें हमारी कसम, किताबें ही खरीदना इन पैसों से। उस दिन माँ अपने आप को फिर रोक न पाई और बहुत देर तक रोती रही। अगले हफ्ते पिताजी को काम मिल गया। जब वो घर लौटे तो रोज की तरह थके और निढाल नहीं थे। निराश होकर चारपाई पर देर तक बैठे भी नहीं। आते ही हाथ मुंह धोए और खुद ही खाने की मांग की और खाना खाने के बीच में ही काम मिल जाने की खुशखबरी दी। जब ही तो मैं कहूं आज जरूर कोई बात है, माँ का भी चेहरा खिल उठा। उन्होंने बताया, तनख्वाह पहली नौकरी से 10 रुपए कम है, फिर भी मैंने मान लिया। काम न होने से तो अच्छा है। मल्लू ने मुझसे लड़ना झगड़ना छोड़ रखा था। उस दिन बहुत दिनों बाद उसने मुझे चुटकी काटी। मैंने उसकी पीठ पर धौल जमाई। उसने भागकर माँ से शिकायत की। माँ ने हमें झिड़का, पर चेहरे और आंखों में हंसी छलक रही थी, जैसे हम पिताजी और माँ को बरसों बाद देख रहे थे। मल्लू को उठाकर दुलारा और मुझे भी पुचकार कर अपने पास बैठाया। पहली तनख्वाह पर हमारे लिए कपड़े और किरमिश के जूते खरीदे गए। पिताजी फिर शाम को पुरानी किताबें लाते और माँ सब्जी लाने के लिए उन्हें उठाने में असमर्थ होकर अपने कर्म को कोसने लगी। एक दिन वो फिर कोई किताब या अखबार नहीं लाए। हमने फिर सारा क्रम जोड़ लिया। उस दिन मैंने मल्लू की गेंद अपने थैले में रख ली थी और उसके लिए वो मुझसे दिन भर लड़ता रहा, पर अब वो अपनी गेंद भूल गया। पिताजी चारपाई पर सिर थाम कर बैठ गए। माँ ने किसी तरह चाय बनाई और पिताजी के आगे तिपाई रख दी। उन्होंने बहुत देर तक उसकी ओर देखा भी नहीं। माँ जैसे भीतर से कांप उठी थी। बड़ी मुश्किल से अपने को संभाल कर उन्होंने कहा, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। हाँ, पी लेता हूँ। आज क्या हो गया जो इस तरह बैठे हो? उन्होंने जैसे जानते हुए भी पूछा। क्या काम से जवाब मिल गया? नहीं, जवाब तो नहीं मिला है, पिताजी ने कहा। फिर इस तरह क्यों बैठे हो? तबीयत खराब है? नहीं। फिर? सोचता हूं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। क्यों? पिताजी फिर कुछ देर तक नहीं बोले। बोलते क्यों नहीं जी? जब जवाब नहीं मिल गया तो ऐसे क्यों सोच रहे हो? माँ अब कुछ आश्वस्त हो गई थी। पिताजी ने कहा, वो काम छूट जाने से भी भयानक बात है। अंगीठी पर पंखा झलते झलते माँ का हाथ अचानक रुक गया। पिताजी जैसे अपने आप से कहते रहे, हाँ, काम छूटने से भी भयानक। क्या पहले तुम्हें नहीं मालूम था? माँ ने पूछा। मालूम था, पर हड़ताल की वजह से जिनकी छुट्टी कर हमें रखा गया था वे आज जलूस बनाकर आए थे। 25-30 लोग, साथ में उनकी औरतें और बच्चे भी थे। फिर पुलिस आई और लारियों में भरकर उन्हें ले गई। क्या और लोगों ने भी यही फैसला किया है?
औरों की बात नहीं जानता। पिताजी ने कहा, लेकिन क्या वहां जाना ठीक होगा? माँ कुछ नहीं बोली। पिताजी भी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने ही कहा, तुमने बताया नहीं, क्या वहां जाना अब ठीक होगा? मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो? नहीं जाओगे तो क्या मैं जिद करूंगी? माँ ने कहा। अंगीठी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। उनके हाथों में जैसे अब पंखा झलने की ताकत नहीं रह गई थी, और हमें लगा अब इसमें कभी फिर आंच नहीं उठ सकेगी। पिताजी निढाल होकर चारपाई पर लेट गए। उनकी निगाह हमारे ऊपर पड़ी। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, बाहर जाकर खेलो। हमने जैसे सुना नहीं। पिताजी सहसा चीख पड़े, जाओ, खेलते क्यों नहीं? कम से कम इस वक्त मेरे सामने से चले जाओ। हम सहम कर एक कोने में दुबके रहे। पर वो इस तरह चीख क्यों रहे थे, हम इसका कोई क्रम नहीं जोड़ पाए।